हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी के पास चीन ने तैनात कर दी है सतह से हवा में मार करने वाली बड़ी मिसाइलें। जी हां दोस्तों, जिसके बाद भारत ने रखी है करीबी से नजर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है ये भी, साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां पर ईरान ने इजराइल को ठहराया है जिम्मेदार, कहा उसी की भाषा में देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, तांज हमले पर बड़ी ईरान की धमकी इजराइल को। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरा मामला क्या है। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां रूस के विदेश मंत्री ने सुनाया व्लादिमीर पुतिन का बड़ा संदेश, जिसके बाद पाकिस्तान में मच गई है हलचल। जी हां दोस्तों, क्या है ये खबर, अवगत कराएंगे दोस्तों आपको इस खबर से। साथ ही बताएंगे, जहां पर साउथ चाइना सी में चौतरफा घिर गया है। चाइना अब अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है फिलीपींस। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों से फ्रांस ने दागी है परमाणु मिसाइलें। क्या जंग की ओर बढ़ रहा है यूरोप, इसको भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें, जहां पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की रैलियों पर रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे तक के लिए रोक लगा दी गई। बताएंगे पूरी बात। उसके बाद ममता बनर्जी का क्या रहा रिएक्शन दोस्तों, बौखलाहट में कौन सी बड़ी बातें कह दी ममता बनर्जी ने, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले के बीच में 2 एम्बुलेंस आ गया। जी हां दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, क्या उस एम्बुलेंस को काफिले के बीच से जाने दिया गया दोस्तों या रोक दिया गया, बताएंगे आपको बड़ी खबर। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और बंगाल में मोदी जी की सरकार आएगी, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां एलएसी के पास चीन ने तैनात की है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। भारत की करीबी से नजर बता दे, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल तनाव पैदा करने वाला चीन एक बार फिर से चालबाजी दिखाने लगा है दोस्तों। चीन के एलएसी के पास सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरियों को तैनात किया गया है दोस्तों। चीन की इस हरकत पर भारत की करीबी से नजर है। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है कि जारी तनाव के मद्देनजर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के पास HQ और HQ-22 समेत सरफेस टू एयर मिसाइलों को तैनात कर रखा है दोस्तों। HQ-9 रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का एक रिवर्स इंजीनियर वर्जन है और लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को ट्रैक और हिट कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि हम चीन द्वारा तैनात अन्य रक्षा संपत्तियों के साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फिर एक बार भारत चाइना के बीच में हथियारों को लेकर तनाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। ऐसे में चाइना आगे से फिर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग नहीं मानने वाले। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेनाओं को 24 घंटे और 7 दिन अलर्ट रहना चाहिए दोस्तों और चाइना पर जरा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इस बात को कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और इस बार अगर चाइना के साथ कुछ गड़बड़ी होती है तो क्या भारत को छोड़ देना चाहिए दोस्तों या इस बार लपेट देना चाहिए, बताइएगा जरूर। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां नातांज हमले पर ईरान ने इजराइल को ठहराया है जिम्मेदार, कहा उसी की भाषा में देंगे जवाब। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने हमले की सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है, बहरहाल शक फौरन उस पर गया क्योंकि उसके मीडिया ने देश द्वारा विनाशकारी साइबर हमले की खबर दी, जिससे बिजली गुल हो गई। अगर इजराइल हमले के लिए जिम्मेदार है तो ये दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा, जिनके बीच पहले से टकराव चल रहा है। इससे पहले ईरान के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख ने देश के नातांज परमाणु इकाई में बिजली आपूर्ति बाधित होने को परमाणु आतंकवाद बताया था। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सरकारी प्रसारणकर्ता कान ने कहा है कि हमले के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है।
चैनल 12 टीवी ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा है कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने से इस इकाई के सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। किसी भी खबर में कोई स्रोत या इस बात का स्पष्टीकरण शामिल नहीं था कि मीडिया घराने इस आकलन तक कैसे पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ईरान ने साफ कह दिया है कि इजराइल को उसी के तरीके से जवाब दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है और कभी भी ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है जवाब देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस के विदेश मंत्री ने सुनाया व्लादिमीर पुतिन का संदेश, जिसके बाद पाकिस्तान में मच गई हलचल। बता दें, पिछले हफ्ते रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत दौरे के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे। सरगेई लावरोव की इस यात्रा के बाद पाकिस्तान में हलचल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐसा संदेश विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पाकिस्तान में सुनाया कि इमरान खान सरकार हैरान रह गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 9 सालों में ये पहला मौका है जब किसी रूसी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया है। इसके पहले साल 2012 में लावरोव ने इस्लामाबाद का दौरा किया था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संदेश भेजा है कि पाकिस्तान को कुछ भी चाहिए तो रूस वो चीज मुहैया कराने के लिए तैयार है। गैस पाइपलाइन, कॉरिडोर्स, रक्षा और अन्य किसी भी तरह मदद के लिए रूस ने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, पर दोस्तों एक बात जो है बेहद चौंकाने वाली, जहां पाकिस्तान के साथ रहकर आतंकवाद से कैसे लड़ाई लड़ सकती है रूस। जी हाँ दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि रूसी विदेश मंत्री ने इस यात्रा के दौरान एक प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए रूस विशेष सैन्य उपकरण पाकिस्तान को मुहैया कराने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पाकिस्तान को ब्लैंक चेक का ऑफर किया। पाकिस्तान में रूस की दरियादिली के बाद हलचल भी तेज हो गई है। दोस्तों ऐसे में जो खुद आतंकवाद को पालता हो दोस्तों, उसके साथ रूस आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ सकता है, इस बात का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता कैसे जवाब देती है इसका। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर साउथ चाइना सी में चौतरफा घिरा चाइना अब अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करने जा रहा है फिलीपींस। बता दें, दक्षिण चीन सागर में जारी तनातनी के बीच फिलीपींस और अमेरिका साझा युद्धाभ्यास करने जा रही है। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी नौसेना के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी में युद्धाभ्यास किया था। उस दौरान अमेरिका के जंगी जहाज से ली गई चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। फिलीपींस और अमेरिका हर साल बालिक टन नाम से साझा सेना अभ्यास करते हैं, लेकिन पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सिरिल लिटो सोबजाना ने बताया है कि साउथ चाइना सी में अगले 2 हफ्तों तक अमेरिकी सेना के साथ बालिक टन नामक युद्धाभ्यास किया जाएगा। दोस्तों इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं आतंक रोधी अभियान और राहत और बचाव कार्य से गुर सीखेंगी। आपको बता दें कि फिलीपींस में अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है। बताया ये जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 700 सैनिक और फिलीपींस के 1300 सैनिक हिस्सा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से फिलीपींस और चाइना के बीच में तनाव बढ़ गया है दोस्तों बीते कुछ हफ्तों से, ऐसे में अमेरिका के साथ ये युद्धाभ्यास फिलीपींस का चाइना को एक बड़ा संदेश देने वाला है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों से फ्रांस ने दागी परमाणु मिसाइलें। आखिर जंग की ओर क्यों बढ़ रहा है यूरोप। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव दुनिया में एक बड़ी जंग की वजह बन सकता है। यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर रूस ने बड़ी तादाद में बख्तरबंद हथियार और सैनिक तैनात कर दिए हैं। इससे यूरोप में युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे यूरोप में हाई अलर्ट जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे में बम बरसाने वाले अमेरिकी लड़ाकू विमान नॉर्वे पहुंच गए। दोस्तों गुस्साए रूस ने अपनी नौसेना को भी तैनात कर दिया है। हालात को देखते हुए फ्रांस ने भी अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। दोस्तों खबर यह है कि हाल ही में फ्रांसीसी
एयरफोर्स के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान अपनी ताकत दिखाते हुए परमाणु मिसाइलें दागी। फ्रांस की वायुसेना की न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालांकि फ्रांस अपनी परमाणु हमले की ताकत का जायजा लेने के लिए ऑपरेशन पोकर के तहत साल में 4 बार युद्धाभ्यास करता है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां चाइना के खिलाफ अमेरिका ने बनाई है नई रणनीति। साइकोलॉजिकल वारफेयर से बीजिंग को मात देने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका बीजिंग को मानसिक रूप से परास्त करने में जुट गया है। दोस्तों, अमेरिका ये दर्शा रहा है कि समुद्र में बढ़ती चीनी गतिविधियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जब चाहे स्थिति अपने नियंत्रण में ले सकता है। अमेरिकी नौसेना ने इस मनोवैज्ञानिक युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। दोस्तों, हाल में अमेरिकी और चीनी युद्धपोतों का आमना सामना भी हुआ है। हांगकांग स्थित अंग्रेजी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन ने पूर्व और दक्षिण चीन सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, अमेरिका ने रविवार को एक तस्वीर जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि उसके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स का पीछा कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका का ये कदम चीन को स्पष्ट संदेश देने के लिए उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका की चेतावनी के बाद भी बाज नहीं आ रहा है रसिया। यूक्रेन बॉर्डर पर चहल कदमी करते नजर आए वहां पर सैनिक। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। विवादित सीमा के नजदीक गश्त करते हुए रूसी सैनिकों की सामने आई तस्वीरें बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस समर्थित अलगाववादियों ने उसके एक सैनिक को मार गिराया और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। यूक्रेन का ये भी कहना है कि देश के पूर्वी क्षेत्र में अब तक उसके करीब 27 सैनिक मारे जा चुके हैं। खासकर पिछले हफ्ते रूस द्वारा सीमा पर किए गए सैनिकों के जमावड़े के बाद से इस तरह के हमलों में तेजी आई है। जी हाँ दोस्तों, अपनी सहयोगी वेबसाइट वायरन में छपी खबर के मुताबिक ब्रिटेन के मीडिया हाउस स्काई न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि रूस ने सीमा के नजदीक वोरोनेजेह क्षेत्र में सैनिकों के लिए एक शिविर बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ बड़ी संख्या में सैनिक पहुंच रहे हैं और यहाँ से उन्हें दूसरे क्षेत्रों में बने फील्ड कैंप में भेजा जा रहा है। ये कैंप 2 से 2.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से रूस सीमाई इलाकों में सैनिकों की तैनाती कर रही है उससे युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका बौखलाते हुए रूस पर बड़ा कदम उठाने वाला है क्योंकि अमेरिका पहले भी चेतावनी दे चुका है रूस को। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और अब गुब्बारा, इसको लेकर खबर जहां पठानकोट में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी गुब्बारे को गिराया लेकिन जांच में नहीं मिली संदिग्ध वस्तु। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान के साथ सटे कस्बा बमियाल की बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट सिंबल पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों को गश्त के दौरान सोमवार तड़के पाकिस्तान की ओर से गुब्बारा आता दिखाई दिया। इसे देखकर बीएसएफ के जवान तुरंत हरकत में आ गए और उस गुब्बारे पर फायर कर दिया। इसके बाद गुब्बारा फट गया और भारतीय क्षेत्र में आ गिरा। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने गुब्बारों की गहनता से जांच की लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान पहले बिना किसी गलत हरकत की चीजें भेजना चाहता है दोस्तों, जिससे भारत को यह भरोसा हो जाए कि पाकिस्तान से जो भी चीजें उड़कर आ रही हैं वो गलत नहीं होंगी और एक बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान जरूर बम उड़ता हुआ भेजेगा। दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग, क्या इस प्रकार की चीजों को गहनता से लेनी चाहिए, हाँ या ना? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से एक और खबर, जहां आतंकियों के 2 मददगार हुए गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। जी हाँ, कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, पूछताछ जारी है जिसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। विशिष्ट सूचना के आधार पर पुलिस स्टेशन क्रीरी में बशीर अहमद भट्ट पुत्र गुलाम मोहम्मद भट्ट निवासी क्रीरी और वसीम अहमद मीर पुत्र अब्दुल गनी मीर निवासी क्रीरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी राहत की खबर, सफल
बाईपास सर्जरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मिली एम्स अस्पताल से छुट्टी। 27 मार्च से थे वो भर्ती। जी हाँ दोस्तों, सफल बाईपास सर्जरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सोमवार को एम्स से छुट्टी मिल गई है। उन्होंने इसके लिए सभी डॉक्टरों का धन्यवाद किया। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट करके लिखा कि अपनी सर्जरी के बाद मैं राष्ट्रपति भवन लौट आया हूँ। मेरे शीघ्र स्वस्थ होने में आप सभी की शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं तथा एम्स के चिकित्सकों एवं नर्सों द्वारा की गई असाधारण देखभाल की अहम भूमिका रही। मैं हर किसी का शुक्रगुजार हूँ। मैं घर लौटने से खुश हूँ। दोस्तों, आप भी अपने राष्ट्रपति जी को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो कोरोना आउटब्रेक को लेकर बांग्लादेश से बड़ी खबर, जहां पूरे देश में लगा दिया गया है लॉकडाउन। सरकारी ऑफिस तक बंद रहेंगे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो चीन में कोयला खदान में आई बाढ़ में 21 फंसे खनिक और 8 को बचाया गया। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर, जहां विमान वाहक पोत विराट को संग्रहालय में बदलने की याचिका खारिज कर दी गई है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने सेवा से बाहर किए गए भारत के विमान वाहक पोत विराट के संरक्षण और इसे संग्रहालय में तब्दील करने का अनुरोध करने वाली एक निजी कंपनी की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामा सुब्रमणियन की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि रक्षा मंत्रालय ने सेवा से बाहर किए गए विमान वाहक पोत के संरक्षण संबंधी निजी कंपनी एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर इलेक्शन कमीशन ने लगाई 24 घंटे की रोक, जिसके बाद ममता बनर्जी ने धरने पर बैठने की बात कह डाली है दोस्तों, और प्रचार को लेकर प्रोटेस्ट करेंगी। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच में प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाए पर टीएमसी सुप्रीमो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई है। दोस्तों, बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठने का फैसला लिया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी फैसले का विरोध किया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि दीदी को ऐसे ही मिर्ची लगती रहेंगी दोस्तों और अपनी गलती कभी दीदी को दिखाई नहीं पड़ती है, दीदी बिल्कुल धुली हुई है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में मिर्ची और आग लगती रहेगी दीदी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो बंगाल चुनाव से खबर, जहां मोदी जी प्रचार के लिए पहुंचे बंगाल, जहां उनके काफिले के बीच 2 एम्बुलेंस आ गया दोस्तों, जिनको दिया गया है प्रोटोकॉल के खिलाफ रास्ता। बता दें, बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए राज्य में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले के बीच से कल 2 एम्बुलेंस गुजरती नजर आई। जिस रूट से इन एम्बुलेंस को जाना था, उस रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला गुजर रहा था। ऐसे में इन दोनों एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। इस दौरान बंगाल में कुछ पल के लिए गजब का नजारा दिखा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले के बीच से 2 एम्बुलेंस गुजरती नजर आई। ऐसे में सोमवार यानी 12 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री मोदी जनसभा के लिए जा रहे थे, तो इस दौरान सामने से एम्बुलेंस आ गई। पीएम मोदी के प्रोटोकॉल को देखते हुए भी एम्बुलेंस को रोका नहीं गया दोस्तों। इस दौरान मोदी जी के काफिले के साथ साथ एम्बुलेंस को रास्ता भी दिया गया। ऐसे में वहां पर खड़े लोग और खड़ी जनता ने मोदी जी के इस दरिया दिली की खूब सराहना की है दोस्तों, और तालियों से उनका स्वागत किया है और एम्बुलेंस को अपनी सुरक्षा के विरुद्ध भी जाने दिया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये होना चाहिए एक देश के प्रधानमंत्री की नीयत जो मोदी जी में है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में हर बार मोदी सरकार जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो कोरोना के चलते हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, नाइट कर्फ्यू का किया गया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों में कोविड-19 की वजह से स्थिति काफी खराब होने लगी है, जिसके चलते सरकारें अहम फैसला लेने पर मजबूर है। तो वहीं हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सोमवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया। हरियाणा में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले, राज्य में जल्द लगेगा लॉकडाउन, लोग परेशान ना हो, इसकी कर रहे हैं बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा बरकरार है। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुख्यमंत्री से मीटिंग के बाद पत्रकार परिषद में बताया है कि महाराष्ट्र में कोरोना
महामारी को देखते हुए जल्द ही लॉकडाउन लगाया जाएगा और इसकी तैयारी भी जारी है। ऐसे में कितने भाई बहन हमारे ऐसे जो ये मानते हैं कि लॉकडाउन अब ना लगा करके सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन जब नया नया कोरोना आया था तो लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं था दोस्तों, तो लॉकडाउन उचित था। लेकिन अब लॉकडाउन ना लगा करके सुरक्षा पर ध्यान देना ज्यादा उचित होगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और क्या लॉकडाउन लगना चाहिए, हाँ या ना, इसका जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी कर